जवाद चौधरी के भाई के हाथों दरगाह बदर खान की बहन का कत्ल हो जाता है। जवाद चौधरी खून में अपनी बेटी अनोशे को दरगाह की निकाह में देता है। दरगाह अपनी हवेली में अनोशे को बीवी का नहीं खून बहा में आई लड़की का दर्जा देता है। अनम दरगाह को पसंद करती है। दूसरी तरफ नादिया अनोशे की भाभी अनोशे को नापसंद करती है। वो अनम के साथ मिलकर प्लान बनाती है उसे उसके घर वालों की नज़रों में गिराने का। वो अनम को पिक्चर देकर कहती है कि उसे दरगाह बदर खान की पिक्चर के साथ एडिटिंग कर दे ताकि नादिया वो पिक्चर उसके घर वालों को दिखाती है और इन्हें यकीन दिलाती है कि अनोशे दरगाह को पसंद करती है। नादिया अनम और इरफान दरगाह के जजा के बच्चे हैं। दरगाह के वालिदैन और चचा का इंतकाल हो चुका है। सबा अनोशे की माँ को नादिया की साजिश का पता चल जाता है। वो अपने बेटे इकबाल को नादिया की सच्चाई बताने जाती है। नादिया उसे रोकने की कोशिश करती है। सबा नादिया के एकदम रोकने से गिर जाती है। उनके सर पर टेबल का कोना लगने से खून निकलने लगता है। नादिया इन्हें इस हालत में छोड़कर चली जाती है और सबा कोमे में चली जाती है। निकाह से पहले अनोशे की मंगनी तायाजाद साहब चौधरी से हो चुकी है और वो पढ़ने के लिए बाहर मुल्क गया हुआ है। वो अनोशे को पसंद करता है। खानम अनोशे को उसकी माँ से मिलवाने ले जा रही होती है। दरगाह वहाँ पर आ जाता है। वो अनोशे को मना करता है कि वो उसकी इजाज़त के बगैर हवेली से कदम नहीं निकालेगी। पर खानम दरगाह मंदिर के जाने के बाद अनोशे को ड्राइवर के साथ भेज देती हैं। वहाँ पर इकबाल उसे सबा से मिलने नहीं देता है। दरगाह वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे खींचता हुआ वहाँ से ले आता है। दूसरी तरफ जवाद चौधरी का भाई दाऊद चौधरी दरगाह के पास आता है। उसे बताने की कोशिश करता है कि उसने अरा को कत्ल नहीं किया है। वो अनोशे को छोड़ दे, अपनी बहन का बदला अनोशे से नहीं ले। पर दरगाह बदर खान दाऊद की कोई बात नहीं समझता। दाऊद गुस्से में वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद दाऊद दरगाह को बाहर मिलने का कहता है। दाऊद उसे बताता है कि उसकी बहन अरहा जिंदा है, वो मरी नहीं है। वो कैसा भाई है जो अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत न कर सका। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हवेली से भागी। दाऊद की बात सुनते अचानक दरगाह की हालत ख़राब हो जाती है। दाऊद उसे अपने साथ अस्पताल चलने का कहता है। अरहा की हालत देखकर मुलाजमा उसे वहाँ से भगा देती है। अरहा दाऊद के दोस्त अशाम की गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ दरगाह बदर खान उसकी कोई बात नहीं मानता। कुछ देर बाद उसकी हालत ठीक हो जाती है। वो मेरा उसे मुलाजमा के जरिए जहर दे रही है ताकि दरगाह मर जाए। नादिया के शौहर अनोशे के भाई ने दूसरी शादी कर ली है। वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर हवेली आ जाता है। नादिया हवेली छोड़कर अपने घर आ जाती है पर हुमेरा के समझाने पर वापस चली जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इससे पहले नादिया कुछ करती। इकबाल ने उसे देखते ही पूछा तो नादिया ने तकिया फौरन नीचे रख दिया था। कुछ नहीं, क्या मैं आपकी बेटी के पास नहीं बैठ सकती? नादिया ने खड़े होते हुए तंजिया लहजे में पूछा था। इकबाल ने आगे बढ़ते अपनी बेटी को गोद में लिया। अगर ऐसा है तो तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही दास्तान बयान कर रहा है। मेरी बेटी से दूर रहो नादिया। अगर इसे तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इकबाल ने धमकी आमेज लहजे में कहा। क्या मुझे जानते नहीं है जो ये कह रहे हैं? नादिया ने भी गुस्से में कहा था। तुम्हें जानता हूँ इसीलिए तंबा कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। इकबाल ने संजीदगी से कहा और गुड़िया को लिए वहाँ से चला गया। नादिया ने पीछे जोर से अपने पैर को पटका और अपने कमरे के अंदर चली गई थी। तुम क्या निकाह करने वाले हो जो मुझे इतनी इमरजेंसी में गवाह के तौर पर बुलाया है? दाऊद ने हशाम को देखते दांत पीसते हुए पूछा था, जिसे अपनी दोस्त की हालत में तरस आ रहा था, जिसकी हालत उसे काबिले रहम लगी थी। चेहरा कमजोर हो गया था, आंखों से रौनक कहीं गायब सी हो गई थी। वो ये सोच रहा था कि वो इसे कैसे बताए कि इसकी बीवी के साथ क्या हुआ है। हिशाम बिना कुछ कहे दाऊद के गले जा लगा था। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दाऊद ने हैरानगी से हिशाम से पूछा। मेरे साथ चलो, हिशाम ने धीमे लहजे में कहा और दाऊद को अपने साथ आने का इशारा करते कमरे से बाहर चला गया। जिसे अभी समझ नहीं आ रही थी कि हिशाम को हुआ क्या है। हिशाम ने दरवाज़ा नॉक किया जहाँ अंदर अरा किसी को अपने सामने देखकर संभल के गले लगे रो रही थी। हिशाम कमरे में दाखिल हुआ। इसके पीछे दाऊद भी था जिसकी नज़र सबसे पहले अरा पर पड़ी और पट नहीं भूल गई। हिशाम ने संभल को बाहर जाने का इशारा किया। खामोश के साथ खुद भी कमरे से बाहर निकल गया। दाऊद पत्थर का बना वहीं खड़ा राह को तकने लगा, जिसकी आंखों से गरम गरम आंसू निकलते उसके चेहरे को भिगो रहे थे। दाऊद को लगा उसकी टांगें बेजान हो गई। वो वहीं जमीन पर ढहता गया था। उसने तो अरा के मिलने की उम्मीद ही खो दी थी। मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? दाऊद ने चेहरे पर हाथ फेरते खुद से सवाल किया, फिर नजरें उठाकर अरा की तरफ देखा। ये हकीकत है, दाऊद ने जिसे खुद को यकीन दिलाया था और अपनी जगह से खड़े होते हुए अरा के पास गया और उसके पास बैठकर उसके चेहरे को छूकर यकीन करना चाहता जो सच में उसके सामने बैठी थी। दाऊद ने फौरन से उसे पकड़ा और अपने सीने में बिछा। अरा महसूस कर सकती थी कि दाऊद की दिल की धड़कन कितनी तेज चल रही है। अरा तुम कहाँ थी? आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दाऊद ने अरा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए उसके माथे पर लप रखते हुए कहा था। जो खामोशी से बैठी आंसू बहा रही थी वो दाऊद की आंखों में बेबसी, तकलीफ और गिल्ट देख चुकी थी। कितनी खुशकिस्मत थी कि अल्लाह ने उसके नसीब में दाऊद जैसा मर्द रखा था। लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद वो खुद को दाऊद के काबिल नहीं समझती थी। अरा क्या तुम मुझसे खफा हो?
होना भी चाहिए। मैं तुम्हारी हिफाजत करने में नाकाम जो रहा, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो मजबूत मर्द आज आंखों में पानी लिए अरा के सामने बैठा हुआ था। उसने झुके हुए कंधे, मुरझा हुआ चेहरा, अरा को ये वो आला दाऊद तो हरगिज नहीं लगा था जिससे उसका निकाह हुआ था। क्या उसकी गैर मौजूदगी ने दाऊद की सेहत पर इस कदर असर डाला था? अरा कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस गया हूँ, दाऊद ने बेबसी से कहा था। दाऊद, अरा ने आंसू पीते बमुश्किल दाऊद का नाम पुकारा था। मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ, बोलो, दाऊद ने प्यार से कहा। आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मैं अब आपके काबिल नहीं हूँ। अरा ने कपकपाते लफ्ज़ों में बेमुश्किल अपने बात को मुकम्मल किया था। दाऊद का ये सुनते एक पल को तो सीने में सांसत करता आंखें हैरानगी से फैली थी। वो समझ गया था अरा की इस बात का मतलब क्या है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? कितने हक दिया है तुम्हें कि तुम खुद को मुझसे दूर कर सको? अगर तुम मुझसे दूर होगी ना तो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा, दाऊद ने गुस्से से अरा को देखते हुए कहा। दाऊद, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरा अपने चेहरे के गिर्द उसके हाथों को पीछे करते हुए भारी लहजे में कहना चाहता। दाऊद ने उसके पर उंगली रखते उसे खामोश करने का बोला था। इज्जत किस तरह उसने खुद को भी करने से रोका था, सिर्फ वही जानता था, वरना वो अपनी बीवी पर हुए जुल्म उसके दिल को खून के आंसू कर रहे थे। लेकिन हरा के सामने वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, वरना हरा भी हिम्मत हार जाती। अगर तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो जानने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, और जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई ना उसको तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अभी अपने दिमाग से हर किस्म का खौफ निकाल दो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अब अपने शौहर के साथ हो। दाऊद ने हरा की आंखों में देखते हुए कहा था, जो रोते ही जा रही थी। क्या था, सामने बेटा इंसान उसकी गलती ना होने के बावजूद भी खुद को कसूरवार समझा रहा था। क्या वो इस इंसान की मोहब्बत के काबिल थी? हरा इज़्ज़त कुछ देर सोचने और समझने के तो काबिल ही नहीं थी। इज़्ज़त वो खुद को महफूज हाथों में महसूस कर रही थी। बंद होती आंखों से उसने दाऊद के कंधे पर सर रखा और वहीं पर दराज हुई। दाऊद की आंखों से एक आंसू निकलकर हरा के बालों में जज़्ब हो गया था। तुम कहाँ जा रही हो? जमल जो शाम के कहने पर कमरे से बाहर आ गई थी, उसने शाम को इग्नोर किया और वहाँ से जाने लगी। जब उसने जमल से पूछा था, आपने खुद ही तो कहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। जमल ने भी सर्द लहजे में कहा, तुम्हें मेरा ड्राइवर एयरपोर्ट छोड़ देगा। शाम का नीचा अभी भी सर्द था। आपको किसने कहा कि मैं एयरपोर्ट जाऊँगी? मुझे अभी वापस जाना है। जमल ने जिद्दी लहजे में कहा। शाम ने बिना कुछ कहे उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कमरे की तरफ ले गया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे, जमल ने शाम के गिरते मचलते हुए कहा था, जिसने कमरे में जाकर उसका बाजू छोड़ा था। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो फिर तुम्हें इस घर से निकलने की इजाज़त है, वरना इसी कमरे में बंद रहो। तो शाम ने जमल को देखते हुए दो टोक अल्फाज में कहा था, मैं क्यों आपकी बात मानूं? मुझे आपके घर में नहीं रहना। जमल ने चीखते हुए कहा और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। जब शाम ने गुस्से से उसके बाजू को पकड़े दीवार के साथ लगाया, जिससे उसका सर जोर से दीवार के साथ लगा था। तकलीफ के मारे उसकी आंखों में पानी आ गया। तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती? तुम चाहे जितना मर्जी चीख लो, लेकिन यहाँ से मेरी मर्जी के बगैर निकलना नामुमकिन है। शाम ने जमल की आंखों में देखते हुए कहा और उसे छोड़े कमरे से बाहर निकल गया। बाहर से उसने दरवाजे को लॉक लगा दिया था। तुम ठीक हो? शाम ने दाऊद के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। जोहरा के सोने के बाद कमरे से बाहर आ गया था, जो परसुकून से सो रही थी और अपना सर झुकाए हाथों में लिए बैठा हुआ था। उसे पुकारने पर दाऊद ने अपना सर ऊपर के शाम की तरफ देखा था, जिसकी आंखें बुरी तरह सुर्ख आ रही थी। शाम आज पहली बार दाऊद को रोते हुए देखकर बेयकीनी के आलम में खड़ा हुआ था। दाऊद, तुम मुझे इस हालत में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। हिम्मत रखो, औरत के साथ सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त तुम्हें खुद को संभालना होगा। भाभी तुम्हें मिल गई हैं और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? शाम ने बेमुश्किल लफ्ज़ तलाश किए थे ताकि दाऊद को हौसला दे सके, वरना अल्फाज तो उसके पास भी नहीं थे। इस वक्त मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। कितना कमज़ोर और बेबस इंसान हूँ कि मैं अपनी की बीवी की हिफाजत भी न कर सका। दाऊद ने भारी लहजे में कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यह हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। अगर हमारे साथ क्या होने वाला है हम में से किसी को भी नहीं मालूम होता। अगर इंसान को मालूम हो तो पहले से तैयारी नहीं करके बैठ जाए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है, तो ये सोच तुम्हारी सरासर गलत है। शाम ने उसके पास बैठते हुए कहा था, अरे तो मासूम थी, उसे किस बात की सज़ा दी गई? वो बेकसूर होते हुए भी सज़ा भुगत रही है। लेकिन जिसने भी ये सब किया ना, मैं उसे जान से मार डालूंगा। दाऊद ने आखिरी बात गुस्से से कही थी। तुमने भाभी से बात की, उनसे पूछा? शाम ने गहरा सांस लेते हुए पूछा। वो भी इस हालत में नहीं है कि उससे कोई सवाल और जवाब किया जाए। दाऊद ने सामने दीवार को देखते हुए कहा। दरगाम को भी तो बताना, उसे कब तक बताने का इरादा रखते हो? शाम ने दाऊद को देखते हुए पूछा। पहले है ना थोड़ी बेहतर हो जाए, फिर मैं खुद दरगाम को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसे किसी तरह अस्पताल लेकर जाना है। दाऊद ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो रही है? शाम ने हैरानगी से पूछा। मैं नहीं चाहता कि उसके मरने से अनुष्का बेवा हो और वो बेकसूर मारा जाए। दाऊद ने भी संजीदगी से कहा। अच्छी बात है, फिक्र होनी चाहिए, तुम्हारा तो उससे डबल रिश्ता बनता है। शाम ने अपनी जगह से खड़े होते हुए बात बदलते हुए कहा, ताकि दाऊद का मूड भी थोड़ा बेहतर हो जाए। दाऊद ने उसे घुरी से नवाजा था।
अरा यहीं रहेगी जब तक मैं मालूम नहीं कर लेता कि सबके पीछे कौन है। और वैसे भी तुम्हारी मंगेतर उसकी दोस्त है तो वो भी यही है। दाऊद ने भी खड़े होते हुए कहा, ये बात हशाम ने उसे बताई थी। मंगेतर है नहीं थी, मैंने मंगनी तोड़ दी है। हशाम ने संजीदगी से कहा, मंगनी तोड़ने से क्या होगा जब तुम्हारे दिल में वो बसी है। दाऊद ने भी आमदे लेजी में कहा, जिसे वो उसके दिल के राज से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हें किसने कहा कि वो मेरे दिल में बसी है? हशाम ने जल्दी से कहा, तुम अगर किसी का कत्ल भी कर दो ना तो ये बात बताते हुए भी तुम्हारी जुबान कभी ना लड़खड़ाए जैसे अभी लड़खड़ाई है। खुद को और उसे तकलीफ देना बंद करो। ऐसा ना हो जब तुम्हें एहसास हो तो वो तुमसे बहुत दूर जा चुकी हो। उसके जज्बात की कदर करो, दाऊद ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा और कंधे को थपथपाते हुए वहाँ से चला गया। पीछे शाम को जमल के बारे में सोचने पर मजबूर कर गया था। जरगाम हवेली में वापस आ गया था। उसका इरादा दाऊद को कॉल करने का था, लेकिन शायद हिम्मत नहीं थी। इरफान के सच बोलने के बाद तो किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी। उसका मतलब था कि ये एक सोची समझी चाल थी, दाऊद को वहाँ से भेजना, किसी और लड़की की लाश रखना और इल्जाम दाऊद पर आना और दोनों खानदानों के दरमियान मजीद दुश्मनी का जन्म लेना। कौन था ऐसा जो ये सब चाहता था? जरगाम यही सब सोचते चल रहा था जब सामने से आती अनम के साथ उसका टकराव हुआ। जरगाम अपने ख्यालों में इस कदर गुम था, लेकिन अनम उसे देख चुकी थी और जानबूझकर उससे टकराई थी। जरगाम ने उसे कमर से थामा और गिरने से बचाया। अनम ने मौके का फायदा उठाते उसकी गर्दन में हाथ डाले, इस अंदाज से डाला कि उसे ऐसा लगे कि उसने जरगाम का सहारा लिया हुआ। लेकिन दूर खड़ी अनोशी ये सारा ड्रामा देख चुकी थी। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। जरगाम ने पहले अनम को देखा, फिर उसकी आंखों में चिंगारियां लिए खड़ी अनोशे पर पड़ी तो जरगाम ने फौरन अनम को छोड़ा जो सीधा जमीन पर जा गिरी थी। ये क्या किया आपने? अनम ने अपनी कमर पर हाथ रखते कराते हुए जरगाम को देखते हुए पूछा था, जो इसे नजरअंदाज के नौशे की तरफ बढ़ा जो दोबारा अपने कमरे में जा चुकी थी। अनम ने गुस्से से जरगाम को जाते हुए वहाँ से देखा, फिर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। जरगाम कमरे में दाखिल हुआ तो नौशे मुंह फुलाए बेड पर बैठी हुई थी। जरगाम उसका चेहरा देखते हुए मुस्कुरा पड़ा था और चलता उसके पास आया। तुम्हारा चेहरा इस कदर सुर्ख क्यों हो रहा है? जरगाम ने हाथ आगे बढ़ाते उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा। नहीं, मेरा तो चेहरा सुर्ख नहीं हो रहा, अनुषा ने संजीदगी से कहा। जरगाम ने बिना कुछ किए उसका रुख आईने की तरफ मोड़ा और खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। अनुषा ने सामने आईने में अपना चेहरा देखा जो सच में सुर्ख हो रहा था। फिर इसकी नजर पीछे खड़े जरगाम के चेहरे पर पड़ी जो इसे गहरी नजरों से देख रहा था। न जाने क्यों अनुषा को जरगाम का किसी और को छूना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो गुस्से से कमरे में आ गई थी। तुम जेलिस हो रही थी? जरगाम ने थोड़ा आगे आते हुए उसे गुस्सा करीब करते हुए पूछा। अनुषा जरगाम के साथ जा लगी थी। नहीं, मैं तो कब जेलिस हुई? अनुषा ने बौखलाए अंदाज में कहा। तुम्हारे जेलिस होने जाई थी, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बेशक एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करने वाले हैं हम, लेकिन फिलहाल तो हम दोनों मियाँ बीवी है ना। जरगाम ने आईने में अनुषा के तारुफात देखते हुए जिसका चेहरा एकदम मुरझाता गया था, लेकिन जरगाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये चीज़ तो वो देखना चाहता था। अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, जरगाम ने अनुषा के पास सरगोशी नुमा अंदाज में कहा था। जरगाम ने गहरा सांस लेते उसके बालों की महक को अंदर उतारते हुए कहा था, तो आप भी मेरा वाला शैम्पू इस्तेमाल कर लें। अनुषा ने फौरन कहा और उसके बाद सुनते जरगाम का केका लगा हंस पड़ा था। मुझे तुम्हारा शैम्पू नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए शैम्पू इस्तेमाल करती है। जरगाम ने मुस्कुराते हुए नीचे का रुख खुद की तरफ करते हुए कहा। बड़े खूबसूरती से वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर चुका था। ये शैम्पू तो बहुत सी लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं, कि आपको सारी लड़कियाँ चाहिए? अनुषा के लहजे में हैरानगी थी। तुम सच में बहुत मासूम हो। जरगाम ने मुस्कुराते हुए झुककर उसकी नाक को हौले से जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। जरगाम ने अनुषा से पीछे होता कहा, जिसका दिल 140 की स्पीड में धड़क रहा था। फौरन से बेहतर वो कमरे से निकल गई। जरगाम उसकी फुर्ती देखकर मुस्कुरा दिया था। अनुषा कमरे से बाहर आई और अपने दिल पर हाथ रखे उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर इसे हौले से अपनी नाक को छू और किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। लेकिन इससे पहले वो किचन में दाखिल होती उसने मुलाजमा को देखा जो खाने में कुछ मिला रही थी। अनुषा की बेयकीनी से आंखें फैल गई। मुलाजमा ने देख लिया था कि जरगाम हवेली वापस आ गया, इसलिए वो उसके खाने में ये जहर मिला रही थी। मुलाजमा जब अपना काम खत्म करके पीछे हुई तो उस वक्त अनुषा किचन में दाखिल हुई। बीबी जी, आप बड़े साहब के लिए खाना लेने आई ना, मैंने ट्रे तैयार कर दिया, आप ये ले जाएं। मुलाजमा ने शरीर लहजे में कहा। अनुषा ने बिना कुछ के ट्रे को पकड़ा और किचन से बाहर ले गई। वो खाने में क्या मिला रही थी और जब वो पानी का गिलास नीचे गिरा तो उस वक्त भी मुलाजमा के चेहरे के तासुरात अनुषा को कुछ ठीक नहीं लगे थे। अनुषा कमरे में दाखिल हुई तो जरगाम का ध्यान मोबाइल की तरफ था। जरगाम अनुषा के टेबल पर रखते हुए थोड़ी झिझकते हुए उसे पुकारा था। जरगाम ने मोबाइल से नजर उठाया, अनुषा की तरफ देखा। वो अनुषा की समझ नहीं आई कि कैसे कहे, क्या हम लोग बाहर चलकर खाना खा सकते हैं? अनुषा ने घबराए हुए लहजे में पूछा, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि जरगाम का आगे से क्या जवाब होगा। जरगाम को उसकी बात सुनते खुशगवार सी हैरत हुई थी। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? जरगाम ने ख्वाबनाक लहजे में खुद से पूछा। बिल्कुल, मिसेज ने कहा, तुम इसका हुक्म कैसे टाल सकते हो? जरगाम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चादर लेकर आई, अनुषा ने कहा और जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। शाम रात में कमरे में दाखिल हुआ जहाँ से जमल को बंद किया था। मुलाजमा खाने की ट्रे टेबल पर रखी और वहाँ से चली गई। जमल चेयर पर सिर मेरी लिए बेड पर बैठी थी। खाना खा लो, शाम ने संजीदगी से कहा।
मुझे नहीं खाना और मुझे यहाँ से जाना भी है। धवल ने ज़िद्दी लहजे में कहा, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो, वरना नहीं। श्याम ने साफ लफ्जों में इनकार करते हुए कहा था, आप खुद को समझते क्या हैं? धवल ने गुस्से से बेड से उठते हुए श्याम को देखते हुए पूछा, जब आप हम दोनों के दरमियान रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं तो अब मैं चाहे बाहर में जाऊँ, आपको इससे क्या मतलब? धवल ने सर लहजे में पूछा, तुम्हारी कोई भी बात मुझ पर असर नहीं करेगी, इसलिए फजूल की जिद छोड़ो और अब खाना खा लो। श्याम ने कहते ही जाने के लिए मुड़ा। जब धवल ने उसके हाथ को पकड़ा, उसके लमस पर शाम एक पल के लिए पत्थर का बना था। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? धवल की बेबस आवाज़ ने शाम को तड़पा दिया था। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। शाम ने इस बार आराम से अपना हाथ धवल के हाथ से अलग किया और कमरे से बाहर निकल गया। धवल बेबसी से रोने लगी थी। बाहर आने की कोई खास वजह थी? दरगाम ने अपने सामने बैठी अनुषा को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, जिसकी नजरों से नर्वस हो रही थी। आप प्लीज मुझे घूरना तो बंद करें, अनुषा ने आखिरकार उकताकर कहा था। मैं तुम्हें घूर कब रहा हूँ? दरगाम ने हलेजे में हैरानगी लिए पूछा। आप घूर ही तो रहे, मुझे लग रहा है आप मुझे अपनी नजरों से साले में निगल जाएंगे। अनुषा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। दरगाम के लिए अपनी हंसी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तुम जानती हो तक मुझे कितनी भूख लगी है, सामने पड़े खाने को छोड़कर इतनी दूर में तुम्हारे कहने पर ही तो आया हूँ, और अब जब मैं खाना नहीं खा जाता तो मैं ही देखूंगा। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सारे में तो हरगिज़ नहीं निकलूंगा। दरगाम ने मुस्कुराते हुए अनुषा को देखते हुए बोला था, अगर आपको इतनी भूख लगी थी तो मुझे घर में ही बता देते, मैं बाहर आने का तो ना कहती। अनुषा ने अपनी टोरी के नीचे हाथ रखते दरगाम को देखते हुए कहा। दरगाम ने इस अंदाज से कहा जैसे वो खुद हंस रहा हो। जब पहली बार इसने अनुषा को देखा था तो वो किस कदर इसे बुरी लगी थी, और अब इसके एक बार कहने पर ही वो इसे बाहर ले आया था। दिल नहीं माना? अनुषा ने नासमझी से पूछा। तुम्हें मना करने को दिल नहीं किया? दरगाम ने कहा तो इतने में वेटर खाना लेकर आ गया। और अनुषा जो दरगाम की बात पर देखने लगी थी, उसने दोबारा दरगाम की तरफ देखा, जिसकी नजरें उसके चेहरे पर ही जमी थी। आपने इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर किया? अनुषा ने बात तब्दील करते हुए पूछा। तुम्हारे सामने मैं अकेला खाते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए मैंने ज़्यादा खाना ऑर्डर किया ताकि तुम भी खा सको। दरगाम ने उसकी कमकनी पर अफसोस करते हुए कहा। लेकिन मुझे तो भूख नहीं है, अनुषा ने मासूमी से दरगाम को देखते हुए कहा। जिसके चलते हाथ रुके तो उसने अनुषा की तरफ देखा।